अब हम जो एनएफटीज के बारे में देख रहे हैं, एनएफटीज के अंदर देख रहे हो आप कहां तक, हाँ कहां तक। तो जैसे बीपल का जो एक आर्टिस्ट है, उसका फर्स्ट 5000 डेज नाम की पिक्चर, ये $69 मिलियन, $69 मिलियन, कितने करोड़ हो गए, $69 मिलियन के अंदर बिकी। हाँ, यानी कि आप खुद सोचो 6.9 करोड़ रुपए, 6.9 करोड़ डॉलर्स के अंदर ये बिकी। और द मर्ज नाम की वो 2021 में $91 मिलियन में बिकी। ये एनएफटीज के पीछे क्या है, ये एनएफटी भी एक नया किस्म है जुआ का। आपको क्या लगता है कि वो लोग आर्ट के लिए उतने पैसे दे रहे हैं, वो एक डिजाइन बनी हुई आर्ट बना हुआ है उसके लिए पैसे दे रहे हैं? नहीं, वो जुआ खेल रहे हैं। उसके पीछे जुआ खेल रहे हैं कि उसमें पैसे लगाएंगे, उसके ऊपर पैसे लगाएंगे, फिर कोई और आएगा, वो एनएफटी के एप्स होते हैं या उसकी मार्केट प्लेसेस होती है, वहां पे बिकने में होगा, बोली लगती रहेगी, कोई ना कोई आकर के आज मैं $69 मिलियन दे रहा हूं, कल कोई और आके उससे ज्यादा में खरीदेगा। और दूसरी चीज इसके पीछे क्या है कि ये एनएफटीज के जरिए ट्रेडिंग वॉल्यूम मिल रहा है किसको, ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, क्योंकि बीपल के अंदर खुद आइडेंटिफाई किया गया कि जिस आर्टिस्ट को जिसने पेमेंट दिया था, पेमेंट देने वाला एक इंडियन था, इंडियन ओरिजिन पर्सन था, इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन का पर्सन। तो उसने जिसने पेमेंट किया बीपल के जो आर्टिस्ट को, वो आर्टिस्ट उसकी कंपनी के अंदर, हाँ, उसके क्रिप्टो करेंसी, उसने खुद क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है, उसकी क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो पार्टनर के तौर पर है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें भी, जो फ्रंट में दिख रहा है कुछ कितना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ये सारे धोखे की दुनिया है। और ये एनएफटीज तो क्लियर कट एक टाइप का जुआ है। शेख डॉक्टर नसीम एनएफटीज के ताल्लुक से भी अपना जो तहकीक बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमने चंद चीजें देखी इस पूरी दुनिया के बारे में। अब मैं वेलकम कर रहा हूं, पहले तो डॉक्टर नसीम से हम एनएफटीज के ताल्लुक से सुन लेंगे इंशाल्लाह, फिर फवाज भाई अपना एक व्यूज प्रेजेंट करेंगे और फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी शेख। जैसे कि आपने बताया कि एनएफटीज जो हैं, ये कोई पिक्चर होता है, कोई इमेज होता है मामूली सा, और उसको बड़ी बड़ी कीमतों में, मिलियन ऑफ डॉलर्स में जो है बेचा जाता है। तो हकीकत में वो उसकी कीमत नहीं होती है, खरीदने वाला भी जानता है, बेचने वाला भी जानता है। तो सबसे बड़ी जो खराबी है, जो आपने इशारा किया, कि ये दरअसल जुआ की एक शक्ल है। अब उसको जुआ कह करके नहीं खेला जा रहा है, उसे एक नई शक्ल दे दी गई है, वरना ये जुआ ही की एक शक्ल है। इसके अलावा इसके अंदर और कई खराबियां होती हैं। जैसे एक खराबी ये है कि अगर किसी आदमी ने इसको खरीदा तो वो फिर बेच नहीं सकता किसी को। जो अगर किसी ने इसको खरीदा तो इसका जो असल ऑनर है, जिसने इसको क्रिएट किया है, जिसने बनाया है, आखिर तक वो ऑनर रहेगा इसका। जबकि हमारी शरीयत मतलब में क्या है, उसको कमीशन मिलता रहेगा शेख। हाँ जी, यानी हर सेल कर सकते हैं, लेकिन सेल में कुछ परसेंटेज उसको मिलता रहेगा। हाँ, जबकि शरीयत का क्या निजाम है कि अगर कोई सामान मैंने आपसे बेचा, आप मुकम्मल तौर से उसके मालिक हो जाएंगे, मेरा उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो एक खराबी है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इमेजेस ऐसे होते हैं जिनका बनाना हराम है, जायज नहीं है, तो वो भी इसमें होता है। हमारी शरीयत में एक चीज ये भी है कि कोई चीज, किसी चीज का बेचना और खरीदना उस वक्त जायज है जब वो कोई माल हो। माल के अंदर 3 औसाफ पाए जाने चाहिए। हमारी शरीयत किसी चीज को माल उस वक्त मानती है जब उसके अंदर 3 खासियतें पाई जाएंगी तो कहा जाएगा कि ये माल है। पहली खासियत ये पाई जानी चाहिए कि वो नफा बख्श हो, उसका कोई फायदा हो, नफा बख्श हो। दूसरी चीज ये है कि वो मुबाह हो, यानी जायज हो, उसके अंदर कोई हराम चीज ना हो। तीसरी चीज ये है कि मुबाह बिला हाजा हो। बाज चीजें हाजत और जरूरत की वजह से मुबाह हो जाती हैं। तो ये चीज आप बताइए कि वो जो इमेज है छोटा सा, उसका क्या फायदा है? उसका कोई फायदा नहीं है। तो यानी इसके अंदर माल वाले जो शरायत है, जो खासियतें हैं, वो भी नहीं पाई जा रही हैं। वो एक ताफे चीज है, गोया कि अपना माल आप जो है एक बेफायदा और बेसूद पर आप जाय कर रहे हैं, और हमारी शरीयत माल को जाय करने से मना करती है। इसके अलावा कई सारे असबाब हैं, लेकिन जो सबसे अहम सबब है, जो हर आदमी समझ सकता है कि ये ट्रेडिंग नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये एक जुआ है जिसको एक नया नाम दे दिया गया है, लिहाजा ये भी जायज नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह।